देश में सांप्रदायिकता, समानता, समाज को जोड़े रखने की बात को लेकर के आपने सवाल उठाया था अपने प्रथम स्तर में, जो आपका पहला चला था। तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि भारत में इस तरह की चीज़ें में कहीं ना कहीं 2014 से दिक्कतें हो रही हैं? देखिए, दिक्कतों तो नहीं हो रही, इसकी बुनियाद तो पड़ी सन 1925 से या उससे पहले से भी, जब से आरएसएस, बीजेपी, फासिस्ट ताकतें आई हैं सामने में। इन लोगों को भारत से, भारत के उत्थान से, भारत के लोगों से मोहब्बत कम है। आज जमहूरियत की एक मजबूरी है कि लोगों को दिग्भ्रमित करके वोट ले लेने की साजिश भी है कुछ लोगों की। कुछ लोग हैं ज़मीनी काम करना चाहते हैं, जन कल्याण की बात करते हैं। जिन लोगों के पास जन कल्याण, जन सौहार्द नहीं है, जिन लोगों के सामने में आपसी मोहब्बत, भाईचारगी नहीं है, जिन लोगों के सामने में समाज की तामीर का कोई नज़रिया नहीं है, ऐसे लोग नफ़रत की सौदागरी करके गद्दी पर पहुंचना चाहते हैं। और ये बीजेपी का शुरू दिन से शेवा रहा है। वज़ीर आज़म का वो जुमला आपने देखा होगा, जब 2002 में पूरी इंसानियत चीख पड़ी थी और बैनुल-अक़वामी सतह पर गुजरात के दंगे को लेकर मुल्क का सर झुक गया था, और उस वक्त के वज़ीर आज़म अटल बिहारी वाजपेयी जी को कहना पड़ा था कि हे मोदी, तूने राजधर्म का पालन नहीं किया। उस वक्त जब पूरी इंसानियत शर्मसार हो गई थी और वहाँ की चीखती हुई लाशें, वो माँओं, बहनों और बेटियों की लुटी हुई इज़्ज़त और आबरू, जले हुई लाशें, ये नज़ारा देखकर पूरी इंसानियत चीख पड़ी थी। लेकिन मोदी जी ने उस वक्त कहा था, यह तजर्बा हम पूरे हिंदुस्तान में दोहराएंगे, गौरव यात्रा निकाला था। तो सवाल ये पैदा होता है कि ये लोग जो हैं, ये लोग नफ़रत की सौदागरी करके गद्दी पर बैठना चाहते हैं। इसलिए हमें से इन लोगों की ये बात है। और आज कमज़ोर तबका, दलित हुआ, अक़लियत हुआ, न उनको तालीम मिली। आज़ादी के इन 74 सालों के दरमियान में अक़लियतों के मसाइल वहीं के वहीं नहीं, बल्कि वो नीचे हो गए। वो तरक्की के मामले में, तालीम के मामले में, रोज़गार के मामले में वो नीचे हो गए। उनको हमेशा अदम तहफ़्फ़ुज़ का एक एहसास है। एक भय के माहौल में जी रहा है कि कब किस वक्त इज्जत टूट जाए, कब किस वक्त दुकान लुट जाए, कब किसी की गर्दन कट जाए। दलितों का भी मामला यही है। दलितों का नाम लेकर, दलितों के नाम पर योजनाएं बनी, दलितों का शोषण हुआ, दोहन हुआ, दलितों को उठने नहीं दिया गया। आज़ादी के वक्त गांधी जी का नारा था, भीमराव अम्बेडकर ने विश्वास दिलाया था अपने समुदाय के लोगों को कि देश होगा आज़ाद तो सबको मिलेगा एक मौका, एक समान, चाहे राजा का बेटा हो, चाहे मेहतर की संतान। ये नारे कहाँ दब कर रह गए? आज भी राजा का बेटा ही राजा है। जो बड़े लोग हैं, ऊंचे कुर्सी पर बैठने वाले लोग हैं, सारे ऊंची कोटि के लोग हैं। जो दलित हैं, पिछड़े हैं, उनका हाल बुरा कल भी था और आज भी है। तो इनकी बराबरी किए बगैर एक महान भारत का तस्वर, इंसाफ के साथ तरक्की का नारा, या सबका साथ सबका विकास, ये नारा नहीं होगा ना। सबका साथ सबका विकास का मतलब कि सबका विकास होना चाहिए। क्या सबका विकास हो पा रहा है? वो भी तो सिर्फ एक ही नजरिए से देखा जाता है, वो है मुस्लिम कम्युनिटी ने। हम वंचित समाज की आवाज़ उठाने वाले हैं। चूँकि वंचितों में एक बड़ा समूह माइनॉरिटी का है और उसकी बात कोई नहीं उठा रहा है, हम उसकी उठा रहे हैं। हम दलितों की, वंचितों की, शोषितों की, पीड़ितों की, महरूम और मजलूम की आवाज़ है। हम कभी भी सत्ता के लालची नहीं हैं। मेरे लीडर जनाब बैरिस्टर शोधन ओवैसी को देख लीजिए, मेरे पार्टी के कार्यकलाप को तेलंगाना में देख लीजिए। हम सत्ता की दलाली करने भी नहीं आए, हम सत्ता का लाभ लेने भी नहीं आए। हम तो यहाँ आए इसलिए हैं कि दलित और महरूम तबकात को मुल्क के आइन ने, हिंदुस्तान के दस्तूर ने, भारत के संविधान ने, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन ने तसफ़ी हुई, सबका नाम मेरे लब पे है। और उसने जो हक़ दिया है वो हक़ हमारे लोगों को मिले। पीछे पंक्ति में जो लोग बैठे हुए हैं उनको इंसाफ मिले। चलिए सीमांचल, आप सैलाब में लगभग हज़ारों लोगों का परिवार विस्थापित हो गया, नदी में उनकी बस्ती लुट गई और सरकार ने अब तक मुआवजा नहीं दिया, है ना। लूटे पीटे लोगों के जहाँ पर वो लोग बसे हुए हैं, एक ट्यूबवेल तक नहीं वहाँ पर पानी पीने का मिला, एक शौचालय उनको नहीं मिला। तो बात जो कह रही है कि सबका साथ सबका विकास, क्या वही विकास है? उसी ज़माने में, जिस ज़माने में 2017 में सैलाब आया सीमांचल के इलाके में, उसी ज़माने में खगड़िया वगैरह के इलाके में भी आया, बेगूसराय के अतराफ में भी आया, पटना के इलाके में भी आया। यहाँ के लोगों को जितनी सहूलत मिली उसका 10% भी वहाँ नहीं मिल पाया। तो सीमांचल के लोगों के इंसाफ की लड़ाई लड़ना, सीमांचल एक कश्ती की तरह है, उस कश्ती में सभी लोग मुसाफिर हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, दलित, अगरे, पिछड़े, मैं सबकी बात उठाता हूँ। तो मगर सीमांचल की तरक्की की बात करता हूँ तो ये कहाँ से हो गई है किसी एक पर्टिकुलर, किसी एक कम्युनिटी की बात? वो तो सभी का एक समूह है। और क्या वो भारत का हिस्सा नहीं? क्या वो बिहार का हिस्सा नहीं? बिहार के एक वंचित क्षेत्र की अगर मैं उत्थान और तरक्की और इंसाफ की बात करता हूँ, इससे लोगों के पेट में ऐंठन क्यों है?
तो मैं तो जब भी कहता हूँ, मैं किसी के खिलाफ तो नहीं कह रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ मंदिर में घंटी भी बजे, मस्जिद में अजान भी हो, गुरुद्वारे में भी उनका भजन और कीर्तन हो, हम तो सबके दाई हैं। हिंदू मुस्लिम आपस में सब भाई भाई का नारा तो हम ही दे रहे हैं। हम नफ़रत की सौदागरी पर नहीं, हम मोहब्बत पर विश्वास रखते हैं। हम बदअमनी पर नहीं, हम अमन के पैगंबर हैं। और अमन उसी वक्त कायम होगा, शांति उसी वक्त कायम होगी, तरक्की उसी वक्त होगी जब मुल्क के आइन पर चला जाए। आइन पर लोग शपथ लेते हैं, MLAs बनते हैं, मिनिस्टर्स बनते हैं कि हम आइन के साथ पूरी वफादारी बरतेंगे, और आइन के साथ खिलवाड़ हो रहा है, खिलवाड़ हो रहा है। आखिर नौकरी में बराबरी का हिस्सा क्यों नहीं मिलता है? अगर इस देश में वोट की कीमत बराबर है तो लाशों की कीमत भी बराबर होनी चाहिए, बीमारों को दवा भी बराबर मिलनी चाहिए, बच्चों को तालीम भी बराबर मिलनी चाहिए, सलाहियत के एतबार से मुलाजमत भी बराबर मिलनी चाहिए। लेकिन आप देखेंगे नहीं मिल रहा है, तो नाइंसाफ़ी तो हो रही है, हर जगह नाइंसाफ़ी हो रही है। बिहार में 18% माइनॉरिटी की आबादी है, नौकरियों में क्यों नहीं 18% की हिस्सेदारी इसकी? जवाब दें लोग, सत्ता में बैठे हुए लोग, है ना। इनके पास तो पूंजी भी नहीं है, इनके पास जमींदारी भी छिन गई इनकी, तो क्यों नहीं मिली इनको? चपरासी में नौकरी क्यों नहीं मिली 18% की? तो हम तो मुतालबात ये कर रहे हैं जो यहाँ पर OBC 4 दफा विधायक रह चुके हैं आप। हाँ, तो इनके लिए आपके पास 4 दफा था कि आप इनके लिए भी कुछ कर सकते थे, आपने भी तो कुछ नहीं किया। मैंने कुछ नहीं किया तो मेरी हिस्ट्री पहले आप जानोगे तब ना, मैंने क्या किया नहीं किया पहले वो जानोगे तब ना। अभी तो मेरे क्षेत्र को ही आप नहीं जान रहे हो ठीक से। जिस वक्त 17 लाख की आबादी में किशनगंज में सिर्फ 17 हाई स्कूल थे, उस वक्त 13.5 लाख की आबादी में मुंगेर में 88 हाई स्कूल थे। मैंने चीफ मिनिस्टर साहब को, वजीर तालीम को तवज्जो दिलाई, एक साथ मेरे यहाँ 30 स्कूल सेंक्शन हुए। अलीगढ़ के कैंपस के लिए सचर कमेटी रिपोर्ट के बाद फातमी कमेटी बनी। फातमी कमेटी का प्रपोजल आया कि देश के 5 हिस्सों में यूनिवर्सिटी की ब्रांच खोले जाए, यूनिवर्सिटी का ब्रांच खोला जाए, और उसमें किशनगंज भी सेंटर हुआ था। और किशनगंज में ज़मीन नहीं दिया, तो ज़मीन के दिलाने के लिए जब हाउस में मेरी बात नहीं सुनी गई तो लाखों लोगों को सड़क पर ला के जमा किया। किसानों के मुद्दे हों, स्टूडेंट्स के मुद्दे हों, नौकरियों के मुद्दे हों, मदरसे के मसाइल हों, उर्दू के मसाइल हों, हमने अपनी सकत भर अपना काम किया है। और आज भी उसी बुनियाद पर यहाँ आया हूँ कि हमारे लोगों को विश्वास हुआ कि नहीं साहब, सीमांचल के दर्द और मजलूम तबके की आवाज़ अगर कोई उठा सकता है तो MIM उठा सकता है। आपने नहीं देखा कि जलाई गई अक़लियतों का वोट लेने के लिए सब कोई तैयार, बेवा की सुंदर बेटी से प्रेम करने के लिए सब कोई तैयार है, घर बसाने के लिए कोई तैयार नहीं है। गुल्ला जलाई गई, कहाँ? पटना के PMCH में जली हुई वो लड़की सिसक सिसक कर दम तोड़ती है। पटना का न एडमिनिस्ट्रेशन हरकत में आया, न पटना में कोई सियासी पार्टी उसकी खबर ली। अगर उसके घर पर जाकर उसकी खबरगिरी किसी ने की है तो MIM के इन खादिमों ने की है। हम मजलूमों की आवाज़ है, तो इसमें दिक्कत की क्या बात है? जुल्म और ज़्यादती के ख़िलाफ़ लड़ना हमारे पूर्वजों ने हमें सिखाया है, और यही जुल्म के ख़िलाफ़ की लड़ाई ने ही मुल्क को आज़ाद किया था। अंग्रेज़ों के बदन से बदबू नहीं आ रही थी, उनके जालिमाना करतूत की वजह से उसको भगाने का नारा दिया, देश हमारा, हमारा कानून चलेगा। अगर देश आज देशवासियों का है तो देशवासियों के हित में कानून बनने चाहिए और उनका इम्प्लीमेंटेशन भी होना चाहिए। ये नहीं हो रहा है, उसी की लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं।